मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम देख रहे थे चैप्टर 3 हिस्ट्री के अंदर नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। ठीक है, तो इसमें लास्ट क्लासेस में हमने लिखा था कि किस तरह से जो यूरोप है, जर्मनी है, वहाँ पे काफ़ी जो है जो सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम में जो भी घटनाएं होती है वो सब हम लोगों ने देखी थी। उसके बाद में हिटलर राइज टू पावर। हिटलर जो है उसने किस तरह से जो अपनी पावर है उसको राइज़ किया था। देखिए, जर्मनी जो है इसके अंदर इम्पोर्टेंट पार्ट है हिटलर। ठीक है, तो जर्मनी की जो भी पावर है या जहाँ की जो भी कंडीशन रही है तो वो हिटलर से काफ़ी रिलेटेड है। तो मेन पार्ट है हिटलर वॉज बोर्न इन ऑस्ट्रिया। ठीक है, हिटलर का जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया के अंदर 1889 के अंदर। डेट ध्यान में रखनी है आपको कि हिटलर का जन्म कब हुआ था। ये वन लाइनर क्वेश्चन में आ सकता है। ही अर्न मैनी मेडल्स। देखिए, जो है ना, इसको बहुत सारे मेडल मिले थे फॉर ब्रेवरी इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था आप लोगों को बताया था, 1914 से लेके 1918 तक। ठीक है, तो इस टाइम के अंदर इनको काफ़ी सारे बहादुरी पुरस्कार भी मिले थे। काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल इन्होंने प्ले किया था। द जर्मन डिफीटेड हॉरिफाइड देम्स। ठीक है, द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स मेड हिम फ्यूरियस। देखिए, जो वर्साइल्स की जो ट्रीटी थी, देखिए लास्ट टाइम जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने देखा था कि किस तरह जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है और उसके बाद में जो इंग्लैंड और जो अलायंस जो ग्रुप होता है वो जर्मनी के साथ में एक ट्रीटी करते हैं, वर्साइल की ट्रीटी। और उस जो ट्रीटी के बाद में जर्मनी है उसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब हो जाती है। ठीक है, किस तरह से जो वहाँ के लोग हैं उनको मतलब उनके पास में कोई काम नहीं होता है, बेरोज़गारी हो जाती है और जो पूरी दुनिया है उसकी इकोनॉमी किस तरह से इफ़ेक्ट होती है। जर्मनी जो है एक पावरफुल कंट्री होती है लेकिन उसको दूसरे देशों से, यूएसए से मेन, और जो दूसरी अदर कंट्रीज हैं उनसे उनको उधार लेना पड़ता है, लोन लेके अपना काम चलाना पड़ता है। तो काफ़ी सारी जो है इनके साथ में प्रॉब्लम हुई थी। ठीक है, तो इन सब की वजह से जो हिटलर है वो काफ़ी फेमस हो गए थे। तो हिटलर ने दी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ही जॉइन द जर्मन वर्कर पार्टी। और जो हिटलर है उसने जनरल वर्कर पार्टी जो है वो ज्वाइन कर ली थी। देखिए, ये रीनेम्ड, जिसका नाम था क्या नाम रखा था, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी। तो देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कीजिए आप लोग कि हिटलर की जो पार्टी थी ना उसका नाम क्या था, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी। दिस लेटर कैम टू बी नाउन एज द नाजी पार्टी। और बाद में ये नाजी पार्टी के नाम से जाने लग गई। तो नाजी पार्टी जो शॉर्ट फॉर्म है इसका फुल फॉर्म ये गया। ठीक है, तो ये दोनों ही आपको ध्यान में रखना है कि नाजी पार्टी का जो अदर नेम क्या है। ठीक है, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। देखिए, वन लाइनर क्वेश्चन जो है वो ऐसे ही बनते हैं, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए इसको। नाजिज्म बिकम्स। ठीक है, नाजिज्म बिकम ए मास मूवमेंट ओनली ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशंस। जो नाजिज्म मूवमेंट था, ठीक है, जो नाजी पार्टी है, फिर उसने जो मूवमेंट्स चलाए थे वो कुछ टाइम पे ग्रेट डिप्रेशन के टाइम में। देखिए, ग्रेट डिप्रेशन हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से जो पूरी की पूरी जर्मनी है उसके अंदर काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई थी। उसके जो रिसोर्सेज वगैरह थे वो जो अलायंस ग्रुप है उन्होंने ले लिए थे, और जो अलायंस ग्रुप थे उन्होंने जर्मनी के ऊपर काफ़ी सारे मतलब जो भी उनसे लोन वगैरह लेते थे, और जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था उसका सारा जो ब्लेम है वो जर्मनी पे डाल दिया गया था। तो उसके लिए भी वो अपनी भरपाई करना चाहते थे। ठीक है, तो इसकी वजह से जो ग्रेट डिप्रेशन का कारण था ना, तो इसी टाइम ये नाजिज्म जो है उसने अपना काफ़ी अच्छा मूवमेंट चलाया था। देखिए, इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में वाइमर रिपब्लिकन्स बन गया था। ठीक है, जर्मनी जो है उसके अंदर एक रिपब्लिकन जो है कॉन्स्टिट्यूशन से के अकॉर्डिंग जो है गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट है वो वर्क करने लगी थी। ठीक है, लेकिन वो जो फेडरल गवर्नमेंट थी उसको लोग पसंद नहीं करते थे, और जो दूसरी कंट्रीज़ थे उससे भी जर्मनी के लोग काफ़ी परेशान थी। तो जर्मनी की जो हालत थी वो इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों तरीके से बहुत ख़राब थी। ठीक है, तो वो ग्रेट डिप्रेशन में थी। तो इसी टाइम जो लोग थे ना वो बहुत परेशान थे, सरकार से भी और बाहर के जो भी उनका एटमॉस्फेयर था, क्योंकि उनको काम भी नहीं था, खाने के लिए भी नहीं था, और काफ़ी बुरी हालत थी उनकी। तो इस वजह से वो लोग सोचते थे कि उनको इस तरह की कोई एक होप मिले, उम्मीद मिले जो इनको सपोर्ट करे। तो इसी तरह के वो एक किसी लीडर की तलाश में थे, और इनकी जो तलाश है वो जो उनको एक कहते हैं ना उम्मीद की किरण, तो वो यहाँ पे दिखी थी हिटलर के रूप में। ठीक है, क्योंकि हिटलर ने जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। और धीरे धीरे जो हिटलर है उसने
जो सोशलिस्ट पार्टी है इस टाइम का मतलब एक सोशल वर्कर काम करना स्टार्ट कर दिया, तो लोग जो है वो इससे काफ़ी इम्प्रेस होने लग गए और जो नाजी पार्टी बनाई। और इसी नाजी पार्टी का जो प्रोपेगेंडा था, प्रोपेगेंडा का मतलब होता है काम करने का तरीका, अपने जो भी थॉट है, अपना जो वर्क है उसको एक्सटेंड करना, ठीक है, प्रचार प्रसार करना, किस तरह से जो करता था, काम करने का तरीका क्या था, स्ट्रिप होप फॉर द बेटर फ्यूचर। तो लोगों को उन सब चीज़ों को देखते हुए एक अच्छे फ्यूचर की उम्मीद जगी, लोगों को लगा कि ये हमारा अच्छा नेता हो सकता है या हमारे लिए कुछ करेगा, ठीक है। हिटलर वॉज ए पावरफुल एंड इफ़ेक्टिव स्पीकर। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसकी थी कि हिटलर जो है वो बहुत ही अच्छा स्पीकर था, बहुत अच्छे तरह से बोलता था, लोग जो है वो इम्प्रेस हो जाते थे। और जहाँ फिर वो रैली वगैरह निकालते तो लोग जो है जहाँ से वो रैली वगैरह निकालते तो वहाँ पे काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती, ठीक है, एक काफ़ी बड़ा ग्रुप बन गया था। ही प्रोमिस टू पीपल्स ए स्ट्रॉन्ग नेशन। और जो लोगों से वो जब वो अपना स्पीच देता तो लोगों से वो प्रॉमिस करता वो एक स्ट्रॉन्ग नेशन के लिए और ऑल वुड गॉट एम्प्लॉय। और जो सारे लोग हैं, ठीक है, जर्मनी के जो भी सारे लोग हैं ना, वो उनको एम्प्लॉयमेंट देगा, क्योंकि उस टाइम काफ़ी ख़राब कंडीशन थी। तो इसलिए जो लोग हैं वो हिटलर के फॉलोअर्स हो गए थे। हिज पॉलिटिक्स इंक्लूड द सिग्निफिकेंट रिचुअल्स एंड स्पेक्टिकल्स इन मास मोबिलाइजेशंस, ठीक है। तो इनकी जो भी पॉलिटिक्स थी ना उसके अंदर जो मेन जो सिग्निफिकेंट रिचुअल्स, देखिए आप लोग देखेंगे बुक के अंदर हिटलर का जो सिंबल है वो ऐसे स्वास्तिक है, ठीक है। हमारे हिंदू धर्म के अंदर जो सिंबल चलता है वो इस तरह का रिचुअल, वो धर्म को मानते हुए इस तरह के वो लोगों को अपनी तरफ इकट्ठा कर रही थी। नाजी प्रोपेगेंडा स्किलफुल प्रोजेक्टेड हिटलर एज ए मैशेस ए सेवियर्स, ठीक है। तो नाजी जो इनका जो प्रोपेगेंडा था ना वो काफ़ी स्किलफुल था और लोगों को काफ़ी अट्रैक्ट करने वाला था, जिससे उनके जो फॉलोअर्स थे, उनको जो मानने वाले लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा संख्या में हो गए थे, ठीक है। तो जहाँ भी ये लोग जैसे स्पीच देने के लिए जाते तो वहाँ काफ़ी लंबी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। और जो लोग नहीं चाहते थे, मतलब हर तरह से जो हरा इंसान परेशान इंसान था तो उनको होप यही दिख रहा था, तो वो लोग हिटलर के फॉलोअर हो गए थे। उसके बाद में है डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। और इसी दौरान देखिए हिटलर जो है वो डेमोक्रेसी है उसको ख़त्म कर देता है, ठीक है। तो इसके लिए देखिए हायर पोजीशन, ठीक है। तो हिटलर वैसे देखते हैं तो डिक्टेटरशिप होता है, तानाशाह होता है, ठीक है। हम लोग बुक में पढ़ते हैं, अभी हम आगे देखेंगे कि किस तरह से जो हिटलर होता है वो तानाशाह होता है, ठीक है। और उसने जो डेमोक्रेसी है उसको किस तरह से डिस्ट्रक्शन कर दिया, ख़त्म कर दिया था। वाइमर जो जर्मनी था उसके अंदर वाइमर रिपब्लिक था और फेडरल गवर्नमेंट थी, ठीक है। तो ये जो चीज़ें थी ना ये डेमोक्रेटिक मतलब डेमोक्रेसी से रिलेटेड है। लेकिन धीरे धीरे जो हिटलर है उसने अपनी पावर को बढ़ाया और जो डेमोक्रेसी है उसको ख़त्म कर दिया। हिटलर अचीव, देखिए हिटलर ने क्या किया, हाईएस्ट पोजीशन इन द कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर। तो जो भी मिनिस्टर थे उनके कैबिनेट के अंदर हाईएस्ट पोजीशन जो होती थी ना वो ले ली। देखिए जर्मनी के अंदर जो हाईएस्ट पोजीशन होती है ना वो चांसलर की होती है, ठीक है। 30 जनवरी 1933 को उनको चांसलर बना दिया गया था जर्मनी का। हिटलर नाउ सेट आउट डिसमेंटल्स द स्ट्रक्चर ऑफ डेमोक्रेटिक रूल्स। लेकिन इसने क्या किया, हिटलर जो था ना उसने धीरे धीरे उसका सेट आउट तैयार कर लिया था कि किस तरह से जो है डेमोक्रेटिक रूल्स है उसको धीरे धीरे ख़त्म करना है, मतलब ये उसका माइंड सेट था। द फायर डिक्री ऑफ 28 फरवरी 1933 को जो इनकी सस्पेंडेड सिविक राइट्स लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस एंड असेंबली। तो असेंबली जो थी ना उसके अंदर आग लगा दी गई या आग लग गई, ठीक है। तो सारे के सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे या जो भी चीज़ें थी वो सारी की सारी जल के ख़त्म हो गई। और ये आग लगी थी 28 फरवरी 1932 जनवरी में उसने ज्वाइन किया और फरवरी में आग लग गई। तो लोग कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि हिटलर ने लगवाया था, ठीक है, क्योंकि वो जो है डेमोक्रेसी को पूरी तरह से ख़त्म करना चाहता था। तो ये इसी का स्टेप था। कम्युनिस्ट वर हेरेडिटरी बैकअप ऑफ न्यू एस्टेब्लिश्ड कंस्ट्रक्शंस कैंप। और जो कम्युनिस्ट थे, ठीक है, ग्रुप होता है लिबरल और कम्युनिस्ट। जो कम्युनिस्ट लोग थे ना वो लोग डर के और वहाँ से जो कंस्ट्रक्शन कैंप्स होते हैं,
ठीक है, वहाँ चले गए, वहाँ उन लोगों को भेज दिया जाता है। देखिए हिटलर जो था ना, उसने क्या किया, जो इसके फेवर वाले जो लोग थे ना, नाजी को फेवर करने वाले, ठीक है, तो नाजी को मारने वाले जो लोग थे उनको सपोर्ट किया, और इसके अपोजिशन वाले लोगों के साथ में इसने बहुत गलत व्यवहार किया। उनको रखता नहीं था, मार देता था, और इस तरह के कंस्ट्रक्शन कैंप्स जो होते थे ना, वहाँ छोड़ देते थे उनको। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़ वर बैंड, जो सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको बैन कर दिया गया। स्पेशल सर्वेलेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस, और जो स्पेशल जो है ना सिक्योरिटी फोर्सेस रखी जाने लगी, वर क्रिएटेड टू कंट्रोल द पीपल्स एंड रूल विथ इम्प्यूनिटी, ठीक है। तो वो इसने जो हिटलर है ना, उसने क्या किया, अपने लिए एक स्पेशल आर्मी बनाई, और जो फोर्सेस थे, अलग अलग टाइप की जो पुलिस होती है ना, उसको अपनी मतलब उन्होंने रखना स्टार्ट कर दिया। अलग अलग टाइप की पुलिस रखते थे, और जो सारा का सारा जो कंट्रोल है वो अपने अंडर में रखना चाहता था, और इसने धीरे धीरे सारे जो एरिया है उसको अपने अंडर में ले लिया था। और जो इसकी अपोजिशन में होता था उन लोगों को ये मार देता था या फिर उनको भगा देता था, ठीक है। तो काफ़ी गलत व्यवहार करता था। तो कुछ लोग डर के और कुछ लोग इसके फेवर में हो गए, ऐसे करके काफ़ी जो लोग हैं वो उसके साथ में हो गए थे। उसके बाद में देखिए डेमोक्रेसी को ख़त्म करके दिया इसने, सारी जो पार्लियामेंट थी उसको ख़त्म कर दिया, और सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी बैन कर दिया, और खुद का जो है ना शासन कर लिया। उसको बोलते हैं डिक्टेटरशिप। इसलिए हिटलर जो है वो एक तानाशाह था, मतलब सारा काम है वो हिटलर के हिसाब से किया जाएगा, और अगर कोई इसकी बात नहीं मानेगा तो वो उसको मरवा देगा। रिकन्स्ट्रक्शन, देखिए वापस से जो भी कंडीशंस हुई थी, ठीक है, तो इसके बाद में रिकन्स्ट्रक्शन किस तरह से किया जाए। तो इकोनॉमिस्ट हैजमर स्केट्स, ये एक इकोनॉमिक्स थे उस टाइम के, वाज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी, उनको इकोनॉमिक रिकवरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। देखिए इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जर्मनी की जो हालत है वो जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था उसके बाद में काफ़ी ख़राब हो गई थी, ठीक है। उसके बाद में जो सारा एरिया था वो जहाँ पे माइंस वगैरह थी या रिसोर्सफुल जो एरिया था, वो जो एलाइज थे उन लोगों ने कैप्चर कर लिया था, और उनके पास में कुछ भी नहीं बचा था, काफ़ी गरीबी वाली हालत हो गई थी। तो वो वापस से अपने इकोनॉमिक्स जो कंडीशन है उसको सुधारना चाहते थे। ये ही एम टू फुल ऑफ प्रोडक्शन, तो इनका जो एम क्या था कि जो भी प्रोडक्शन है वो मतलब अच्छे से प्रोडक्शन हो, एंड फुल एम्प्लॉयमेंट थ्रू द स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम, मतलब इनके यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट का है प्रोग्राम अच्छा रहे, सबको रोज़गार मिले, और जो फुल प्रोडक्शन है सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे प्रोडक्ट हो। तो वापस से ये अपने जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको वापस से कैप्चर करना चाहते थे। हिटलर पुल्ड आउट द लीग ऑफ नेशंस इन 1933, तो लीग ऑफ नेशंस, ठीक है। देखिए जब 1918 के अंदर, ठीक है, 1918 के अंदर जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ख़त्म हो गया था, उसके बाद में ट्रीटी ऑफ वर्साइल हो गई थी, तो जर्मनी इधर साइड में हट गया था। तो सारे जो देश थे ना वो ऐसे सोचते थे कि वापस से युद्ध नहीं हो, ठीक है, इसको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बोलते हैं। तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, मतलब वर्ल्ड वॉर का मतलब पूरी दुनिया ही इसके अंदर इंक्लूड थी। तो इसलिए दोबारा अगर लड़ाई झगड़ा नहीं हो, किसी भी तरह का वॉर नहीं हो, इसलिए लीग ऑफ नेशन जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, ठीक है। जैसे अभी यूएनओ बोलते हैं ना, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं, उसी टाइप का एक लीग ऑफ नेशन नाम से 1920 के अंदर, 18 में वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ और उसके बाद 1920 के अंदर लीग ऑफ नेशन बनाया गया। और जर्मनी जो है वो एक ट्रीटी के अंदर बंधा हुआ था, तो उसको सारी चीज़ें माननी पड़ती थी। लेकिन हिटलर जो है उसने इससे बाहर हो गया कि मैं इसको नहीं मानूंगा, या इसकी जो भी पॉलिसी है उसको एक्सेप्ट नहीं करूँगा, मैं फ्री रहूँगा, ठीक है। रीऑक्युपाइड द रीनहैंडलैंड इन 1936, ठीक है। और इसने क्या किया, जो रीहैंडलैंड ये इसकी जगह थी जहाँ पे इसके रिसोर्सेज थे, ठीक है। इसको यूरोपियन जो अदर कंट्रीज़ थी ना उन्होंने इसको कैप्चर कर लिया था, तो इसने इसको वापस ले लिया। एंड इन इंटीग्रेटेड ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी इन 1938 अंडर द स्लोगन, और ऑस्ट्रिया और जो ऑस्ट्रिया और जर्मनी है ना उनको एक ही कर दिया गया, ठीक है, आसपास के एरिया को कैप्चर करके और एक ही कर दिया। और 1938 के अंदर इसने एक स्लोगन दिया, वन पीपल वन एम्पायर वन लीडर, कि जब लोग एक ही हैं तो उनका राजा भी एक होना चाहिए और उनका नेता, एम्पायर मतलब शासन भी एक होना चाहिए और नेता भी एक होना चाहिए। तो ऐसा करके उसने जो जर्मनी और ऑस्ट्रिया है उसको कंबाइन कर दिया, मतलब अपने एरिया को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। अब एरिया बढ़ गया तो इसके जो रिसोर्सेज है और एम्प्लॉयमेंट है वो भी बढ़ने लग गए।
तो इस तरह से वो अपने इकोनॉमिक्स कंडीशन को अच्छा करना चाहता था। हिटलर इग्नोर द स्कैल एडवाइस ऑफ नोट टू इन्वेस्ट यूजली इन रेयरमेंट, ठीक है। तो हिटलर जो थे ना, उनके ये जो इकोनॉमिक्स थे, ठीक है, उनकी जो एडवाइस थी ना, उसको कभी उन्होंने माना, कभी नहीं माना। ही दैन टुक सडरलैंड, देखिए सडरलैंड ये भी इनकी जगह थी जो चेकोस्लोवाकिया से रिलेटेड थी, तो इसको भी हिटलर ने अपने अंडर में ले लिया। सडरलैंड के जो लोग थे ना, वो जर्मनी से मिलते जुलते थे, ठीक है। जर्मन जो कास्ट है ना, मतलब जर्मनी के जैसे लोग होते हैं, उनकी शक्ल होती है, उनका रहन सहन, तो इस तरह के थे। तो उन्होंने जो सडरलैंड है इसको भी अपने अंदर मिला लिया। हिटलर हैड टू अनस्पोकन सपोर्ट ऑफ इंग्लैंड, ठीक है। हिटलर डिड नॉट स्टॉप हियर, हिटलर यही नहीं रुका। ही चूज़ वॉर ए वे आउट ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस, और ये जो वॉर को क्यों चूज़ करना चाहता था, ठीक है, ये युद्ध करने के लिए तैयार हो गया था, ये इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकलना चाहता था। हिटलर को ऐसा लग रहा था कि अगर मैं युद्ध करूँगा, किसी आसपास के एरिया को कैप्चर करूँगा, तो वहाँ के रिसोर्सेज आएंगे और मेरा एरिया बढ़ जाएगा, तो वहाँ से मुझे कुछ ना कुछ सामान भी मिलेगा, ठीक है। तो इससे इसकी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी। तो इस तरह की जो पॉलिसीज़ है वो हिटलर ने स्टार्ट कर दी थी अपने आप को वापस से इस्टेब्लिश करने के लिए। तो इसी जो टाइम पीरियड्स है उसके अंदर उसने काफ़ी सारे जो लोग हैं उनको नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो ज़बरदस्ती शासन करता था। जो लोग इसकी बात मानते थे उनको वो सपोर्ट करता, और जो नहीं मानते उनको वो मरवा देता था। रिसोर्सेज वर टू बी एक्यूमुलेटेड थ्रू एक्सपेंशंस ऑफ ट्रेडिंग, तो ये जो है ना अपने रिसोर्सेज बढ़ाना चाहता था, अपनी ट्रेडिंग को बढ़ा के हुए, ठीक है। अगर एरिया को कैप्चर कर लेगा तो उस एरिया की जो भी रिसोर्सेज है वो सारे के सारे जर्मनी के अंडर में आ जाएंगे। इन सितंबर 1940 जर्मनी इन्वेंटेड पोलैंड, ठीक है। तो 1940 के अंदर जर्मनी ने इंग्लैंड को जीत लिया। दिस स्टार्टेड ए वॉर विथ फ्रांस एंड इंग्लैंड, और इससे क्या हुआ, फ्रांस और इंग्लैंड के साथ में इनका वॉर स्टार्ट हो गया। देखिए 1940, ठीक है। तो इस टाइम से अभी ये जो इसे 1939 से माना जाता है, और 1945 तक का जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वार का टाइम माना जाता है, ठीक है। तो ये सेकेंड वर्ल्ड वार वाली कंडीशंस तैयार हो रही थी। यूएसए रेसिस्ट इन्वॉल्वमेंट इन द वॉर, ठीक है। ये यूएसए जो है वो इनसे दूर था। बट व्हेन जापान एक्सटेंड इट्स सपोर्ट, देखिए लास्ट जो हम लोगों ने देखा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है, इसके अंदर जो एलाइज ग्रुप था उसके अंदर ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, ये जो पावरफुल कंट्रीज़ थी, और लास्ट में जो है यूएसए भी इसमें इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। तो ये जो पावरफुल कंट्रीज़ थी, इन लोगों ने जो जर्मनी और ऑस्ट्रिया है इसके अपोजिशन में वॉर किया था। तो इसी तरह सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर भी हम लोग देखते हैं द स्टार्ट हुआ था फ्रांस और इंग्लैंड के बाद में। यूएसए उससे अलग था स्टार्टिंग के अंदर, लेकिन जापान जो है ना उसने हिटलर के साथ में एक संधि कर ली थी, ठीक है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर कौन था ये हम लोगों को ध्यान में रखना है, जर्मनी, जापान और इटली, ठीक है। जर्मनी, जापान और इटली, ये जो तीन, इसको एक्सिस्ट कंट्री भी बोलते हैं, ठीक है, एलाइज ग्रुप या एक्सिस्ट ग्रुप। तो ये दो ग्रुप के अंदर हुआ था। तो ये एक्सिस ग्रुप के अंदर जर्मनी, जापान और इटली। तो जो यूएसए जो है उसने मतलब वो नहीं मिलना चाहता था, क्योंकि उसको पता था युद्ध से उसको काफ़ी नुकसान होगा, पहले भी बहुत ज़्यादा उन लोगों को नुकसान हो चुका था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, तो इस वजह से। लेकिन जापान जो है वो जर्मनी को सपोर्ट करता है, हिटलर को सपोर्ट करता है, और बॉम्बार्डेड पर्ल हार्बर, द यूएसए एंटर्ड द वार। देखिए हिटलर के सपोर्ट करते हुए जो जापान है ना वो यूएसए का, ठीक है, अमेरिका जो है उनका एक जिसको बोलते हैं पोर्ट लैंड होता है ना, जहाँ पे जहाज़ रहते हैं, एक एरिया था, ठीक है। तो वहाँ पे इसने क्या किया, बम गिराए, ठीक है, जिसका नाम पर्ल हार्बर है। और जो पर्ल हार्बर जो अमेरिका की जगह है, वहाँ पे जापान ने जो बम गिराए, तो उसके बाद में यूएसए जो है वो वर्ल्ड वॉर के अंदर एंटर हो गया अपना बदला लेने के लिए, ठीक है। उससे जो द वर्ल्ड वॉर एंडेड, और इसके साथ ही जो वर्ल्ड वॉर है एंड हो गया 1945 के अंदर विथ हिटलर डिफीट, हिटलर की जो हार हो गई, एंड द यूएस बॉम्बिंग। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूएसए जो है अमेरिका ने क्या किया, बॉम्ब गिराए, कहाँ पे, हिरोशिमा एंड नागासाकी इन जापान, ठीक है। तो 6 और 9 अगस्त इनकी डेट भी आती है 1945 को, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे ये हिरोशिमा और नागासाकी जो जापान के अंदर जगह है
वहाँ पे अमेरिका ने फिर बम गिराए और उसके बाद में जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो है ख़त्म हो गया। तो इस तरह से जो वर्ल्ड वॉर की कंडीशंस थी, ठीक है, वो ख़त्म हो गई। हिटलर है वो हार गया था। नेक्स्ट है द नाजी वर्ल्ड व्यू, ठीक है। तो इस तरह से जो इस टाइम ये वर्ल्ड वॉर की कंडीशन चल रही थी, तो जो जर्मनी है उसके अंदर का सिस्टम है, ठीक है, वहाँ क्या कंडीशंस थी, जो नाजी पार्टी जो थी ना वो क्या कर रही थी, और जो नाजी पार्टी है उसका क्या व्यू था, दुनिया को देखने का नज़रिया क्या था, वो किस तरह की सोच रखते थे। अकॉर्डिंग टू नाजी आइडियोलॉजी, देखिए नाजी जो है वो एक आइडियोलॉजी है। देयर वॉज नो इक्वलिटी बिटवीन पीपल्स, की लोगों में कहीं समानता नहीं है, वो ऐसे मानते थे। बट ओनली रेशियल्स हेरिटेज, मतलब जो रेशियल्स का मतलब होता है ना उनकी कास्ट कलर, उनसे भी वो लोग उसको मतलब मानते थे। जिस तरह से हम लोग देखते हैं ना, अंग्रेज़ आए थे ब्रिटिशर्स, वो गोरे काले का भेद करते थे कि हम गोरी चमड़ी वाले हैं और इंडियंस जो है वो काली चमड़ी के लोग हैं। तो इस तरह की जो सोच थी ना वो नाजीज़ की थी। द नाजीज़ क्विकली बिगेन टू इम्पोर्ट, तो नाजी जो है ना वो क्या करना चाहते थे, वो जो नाजीज़ थे वो सोचते थे कि जर्मनी के जो लोग हैं, जर्मनी जो कास्ट के लोग हैं वही जर्मनी के अंदर रहें और उन्हीं को पावरफुल जो है पोस्ट मिलनी चाहिए, या फिर जो भी अच्छी उन सब के साथ अच्छा व्यवहार होना चाहिए, जर्मनी में वही रहने लायक है। और अदर कास्ट के जो जर्मनी से बाहर के जो लोग हैं, ठीक है, तो उनको जर्मनी से बाहर फेंक दिया जाना चाहिए और फिर उनको वो लोग ऐसे ही मार देते थे, ठीक है। और इसकी पहचान के लिए वो ऐसे बताते हैं कि जैसे जिसके आंखें नीली होती है और जिसके हेयर जो है बाल होते हैं वो गोल्डन कलर के होते हैं, लाइट गोल्डन कलर के, इस तरह के जो लोग होते हैं वो जर्मनी में रहने लायक होते हैं और वो जर्मन्स होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो भी लोग होते हैं जिसको नेटिव आर्यंस बोलते हैं, ज्यूक, ब्लैक, रशियंस, पोल्स, ये जो सारे लोग हैं इनको बाहर निकाल देना चाहिए, ठीक है। तो ये इस तरह की इनकी थॉट थी। The Nazi quick began to implement their dreams of creating an exclusive racial community, ठीक है, वो racial community बनाना चाहते थे, and pure German, ठीक है, by physically eliminating all those who were considered undesirable, ठीक है। तो जो जिस तरह की जो फिजिकली उन लोगों की पहचान थी ना उसके हिसाब से वो जर्मनी बनाना चाहते थे। दे वॉन्टेड ए सोसाइटी ऑफ प्योर एंड हेल्थी नायरोटिक आर्यंस, ठीक है, वो किस तरह की सोसाइटी चाहते थे जिसके अंदर प्योर एंड आर्यंस जिसको बोलते हैं, ठीक है, मतलब शुद्ध रूप से जर्मन। जूस उस टाइम की कम्युनिटी थी। जिप्सीज क्या थे, बाहर से आए हुए जो लोग होते हैं ना अदर कंट्रीज से, उसको जिप्सीज बोलते थे। ब्लैक जो काले थे, रशियंस, पोल्स, इवन सर्टेन जर्मन्स एंड अबनॉर्मल वर कंसिडर्ड अनडिजायरेबल। तो ये जो लोग जो बाहर से आए हुए थे जर्मन नहीं थे, और कुछ लोग जो अबनॉर्मल है, मतलब जैसे मान लेते हैं ना कि किसी को डिसेबल है, प्रॉब्लम है, तो इस तरह के लोगों के लिए, कमज़ोर लोगों के लिए जर्मनी के अंदर कोई जगह नहीं है, ऐसी उनकी थॉट थी। स्वस्थ जो लोग हैं, ठीक है, फिट एंड फाइन, इस तरह के लोग होने चाहिए। द अदर एस्पेक्ट ऑफ हिटलर आइडियोलॉजी रिलेटेड टू जियोपॉलिटिक कॉन्सेप्ट, देखिए जियोपॉलिटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ लेवेंस्ट्रम, और या फिर उसको बोलते हैं लिविंग स्पेस, की जो इस एरिया से रिलेटेड है, ठीक है, ये जो मतलब जर्मन है, मेन जर्मन के जो लोग हैं जो अच्छे हैं, फिट एंड फाइन है, वही यहाँ पे रह सकते हैं, उन्हीं के लिए रहने के लिए जगह नहीं है। और जो बाकी लोग थे ना उनको वो लोग मरवा देते थे, अलग अलग उनके लिए बंकर वगैरह बनवाए हुए थे और गैस चैम्बर होते थे, वहाँ उनको डाल दिया जाता था, तो बहुत बुरी तरह से उनके साथ व्यवहार किया जाता था। ज्यूज़ वर द वर्स्ट, देखिए सबसे ज़्यादा ख़राब व्यवहार किसके साथ किया गया था, ज्यूज़ के साथ में। एक कम्युनिटी थी सफरिंग इन नाजी जर्मनी, नाजी जर्मनी के अंदर सबसे ज़्यादा सफ़र किसको करना पड़ा, ज्यूज़, उनको बहुत बुरी तरह से मारा गया था। हिटलर बिलीव इन द पेशुडू साइंटिफिक थ्योरीज ऑफ रेस, ठीक है, तो हिटलर जो है ना वो रेस वाली थ्योरी पे विश्वास करता था, विच सेड द कन्वर्जन वाज नो सोल्यूशन, कन्वर्जन मतलब बदलाव सोल्यूशन नहीं है टू जेविस प्रॉब्लम्स, ये जो जेविस की प्रॉब्लम्स है ना इनको बदलना सोल्यूशन नहीं है, ये पूरी तरह से इनको ख़त्म करना चाहते थे। इट हैज़ बी सॉल्व थ्रू देयर टोटल एलिमिनेशंस, मतलब पूरा उनका एलिमिनेशन कर देना, मतलब एक तरह से उनको ख़त्म ही कर देना। जैसे होता है ना कि चेंज कर देते हैं कोई चीज़, तो चेंज नहीं करना है, उसको पूरी तरह से ही ख़त्म करना है, इस पर ये बिलीव करते थे। तो इन लोगों को ये लोग मार देते थे।
तो इस तरह से काफ़ी बुरा व्यवहार करता था और सबसे ज़्यादा व्यवहार जो है वो ज्यूज़ के साथ हुआ था। फ्रॉम 1933 से 38 तक द नाजिज्म टेरराइज, ठीक है, नाजिज्म जो है उसने आतंक फैला रखा था। पॉपराइज्ड एंड स्टडीज ऑफ द ज्यूज़ कंपेलिंग देम टू लीव द कंट्री। मतलब जो ये टाइम पीरियड था ना, इसके टाइम पे जो नाजिज्म थे उन्होंने ज्यूज़ जो है उनको काफ़ी मतलब डरा रखा था, प्रताड़ित किया था, परेशान किया था और इस तरह से उन्होंने टॉर्चर किया था कि वो या तो कंट्री छोड़ दे, वो देश मतलब देश से निकल जाए, और या फिर उनको मार दिया जाता था। द नेक्स्ट फेज़ 1939 से 45, देखिए 39 से 45 जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वार का टाइम था, ठीक है। एम टू कंसल्टिंग देम द सर्टेन एरियाज, जो एरियाज थे उसको कंसर्न करना, एंड किलिंग द माइन गैस चैम्बर्स इन पोलैंड, और उनको जो गैस के चैम्बर में डाल के मार दिया जाता था, ठीक है। तो इस तरह से उनके साथ बहुत गलत व्यवहार किया जाता था। इधर रेशियल यूटोपिया, देखिए रेशियल यूटोपिया का मतलब क्या होता है? यूटोपिया का मीन्स होता है एक इमेजनरी लाइन तैयार करना कि कुछ सब कुछ अच्छा अच्छा सोचते रहना, काल्पनिक चीज़ें होती है ना, हवाई बातें वैसे। और रेशियल्स थे तो वो अपने रेस से रिलेटेड ही कि हमारी जो रेस के लोग हैं वही रहे। जियोनाइस्ट एंड वॉर बिकम्स, देखिए वॉर हुआ था न, मतलब चल रहा था, लड़ाई तो चल ही रही थी, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वार 39 से 45 तक चल रहा था, इससे पहले वर्ल्ड वार हुआ था, लेकिन जेनोसाइड भी हो रहा था। जेनोसाइड का मतलब होता है जीन्स से रिलेटेड जो भी मतलब शक्ल है, नस्ल से लेके जो भी कंट्री के अंदर का जो प्रॉब्लम था उसको बोलते हैं जेनोसाइड्स। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ऑक्यूपाइड पोलैंड वाज डिवाइडेड, उन्होंने पोलैंड को ऑक्यूपाइड करके दो भागों में डिवाइड कर दिया। पोल्स वर फोर्स टू लीव देयर होम्स, जो मतलब पोलैंड के जो लोग थे उनको पोल्स बोला गया, और उनको मजबूर कर दिया उनको घरों को छोड़ने के लिए। प्रॉपर्टी बिहाइंड ऑक्यूपाइड बाय द एथनिक जर्मन्स ब्रोड फ्रॉम ऑक्यूपाइड यूरोप, तो जो लोग थे उनको निकाल दिया जाता था और उनके घरों पे कब्जा कर लिया जाता था और उनकी जो भी प्रॉपर्टी है उसको कैप्चर कर लेते थे, ठीक है। तो ये जो है ना सिर्फ अपना ही एक अपनी ही कास्ट वाले जो लोग थे ना, जर्मन कास्ट के सिर्फ, और वो भी प्योर जर्मन कास्ट के, ठीक है। उसमें भी बीमार बूढ़े इस तरह की नई चीज़ें नहीं मानते थे, वो इस तरह का सिस्टम चलाना चाहते थे। देखिए इसी टाइम के अंदर आता है यूथ इन नाजी जर्मनी, तो यूथ जो था ना उसको किस तरह से वो मानते थे। हिटलर फेल्ड, इसी टाइम हिटलर सोचता था स्ट्रॉन्ग नाजी सोसाइटी, ठीक है। वो चाहता था कि एक स्ट्रॉन्ग नाजी सोसाइटी बने, नाजी सोसाइटी, ठीक है। एस्टैब्लिश बाय टीचिंग नाजी आइडियोलॉजी टू चिल्ड्रन, इसके लिए वो बच्चों को शिक्षा देना स्टार्ट किया था उसने कि जो नाजी आइडियोलॉजी है वही बच्चों को, देखिए हिटलर चाहता था कि उनकी जो आने वाली जनरेशन है वो अच्छे से प्रिपेयर हो, ठीक है। इसके लिए वो बच्चों को ही स्कूल से ये सब चीज़ें सिखानी स्टार्ट कर दी। ऑल स्कूल वर गिवन जर्मन टीचर, सारे जो टीचर थे वो जर्मन थे। टीचर्स वर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, बच्चों को अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया जाता था, एक तो डिज़ायरेबल एंड एक अनडिज़ायरेबल। देखिए एक डिज़ायरेबल के अंदर वो बच्चे थे जो प्योर जर्मन बच्चे थे, ठीक है, और अनडिज़ायरेबल में मतलब जो प्लस वो ज्यूज़ वगैरह वो लोग थे, जूस जिप्सीज, ठीक है। उसके बाद में जो फिट नहीं थे, ठीक है। टेक्स्ट बुक्स वर री रिटर्न्स, टेक्स्ट बुक भी उनके लिए अलग अलग लिखी गई थी। फंक्शंस ऑफ स्पोर्ट्स इन स्कूल्स वाज टू नेचर टू स्पिरिट ऑफ इन वायलेंस एंड एग्रेशंस, तो जो बच्चे थे उनको स्पोर्ट्स किस तरह का करा था, उनकी जो नेचर थी ना वो वायलेंस थी और एग्रेशन था, मतलब बच्चों को लड़ाकू बनाया जाता था स्कूल लेवल से ही कि आप जो है वो युद्ध के लिए तैयार रहो, ठीक है। उनके मन में ऐसी गलत भावनाएं भरी जाती थी। देखिए 10 ईयर ओल्ड, जब 10 साल का कोई बच्चा हो जाता था, एंटर इन जंग लॉक्स, ठीक है। जंग लॉक्स एक ग्रुप होता था, उसमें एंटर करवा देते थे उस बच्चे को और इस तरह की उसकी मेंटलिटी कर दी जाती थी। एंड 8-14, जब 14 साल का होता था, बॉयज़ ज्वाइन हिटलर यूथ ग्रुप को ज्वाइन कर लेता था। दे ज्वाइन द लेबर सर्विस एट 18, और 18 पर उनको मजदूरी या जो भी नौकरी होती सर्विस की वो दे दी जाती थी, ठीक है। तो इस तरह से जो बच्चे थे यूथ बन रहे थे उनको तैयार कर रहे थे वो नाजी बना के। नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड, ठीक है। तो नाजी जो है वो मदरहुड मतलब किस तरह से मदरहुड को मानते थे, मातृत्व तो जिसको बोलते हैं ना। वुमेंस वर टोल्ड टू बी गुड मदर, मतलब वो महिलाओं को अच्छी माँ बोलते थे, लेकिन किन को, रेयर प्योर ब्लडेड आर्यन चिल्ड्रन, जो प्योर आर्यन ब्लड जो बच्चे पैदा करती है उन माओं को अच्छा मानते थे।
और जो सेकंड टाइप के जो बच्चे होते थे ना, जैसे मान लेते हैं कोई कमज़ोर है या फिर जो आर्यंस नहीं है, जर्मन नहीं है, तो उनको वो गलत बोलते थे, उनको पनिश भी करते थे। दे वर इंक्रीज टू प्रोड्यूस मेनी चिल्ड्रंस, वो चाहते थे कि बहुत सारे बच्चे हों जिसकी वजह से उनकी जो आर्मी है वो बढ़े। दे हैड टू बी ए बैरियर ऑफ आर्यन कल्चर एंड रेस, ठीक है। तो ये इस तरह से उन्होंने आर्यन कल्चर और रेस के लिए तैयार किया था। तो वो इसको सपोर्ट करते थे, जो माएँ नाज़ी को सपोर्ट करने वाले बच्चों को तैयार करती थी ना, तो उनको वो मानते थे, सपोर्ट करते थे। द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा, देखिए प्रोपेगेंडा हम लोगों ने देखा था कि क्या है, ठीक है। प्रोपेगेंडा मतलब ये था कि जो नाज़ी है उसको कितना ज़्यादा फैलाया जाए और किस टाइप से फैलाया जाए। तो जो उनको फैलाने का, एक्सपेंड करने का जो तरीका था ना, उसको प्रोपेगेंडा बोलते हैं। द नाजी रेजम्स यूज लैंग्वेज एंड मीडिया, ठीक है। तो नाजी जो लोग थे ना, उस टाइम लैंग्वेज और मीडिया जो है उसको काफ़ी ध्यान दिया गया। ऑफन टू ग्रेट इफेक्ट, मतलब हम लोगों ने भी देखा है हिटलर जो है वो काफ़ी अच्छा स्पीच करता था। दे यूज्ड फिल्म, पिक्चर, रेडियो, पोस्टर एक्सेट्रा जो स्प्रेड हेट्रेड फॉर ज्यूज़। तो ये इस तरह की जो चीज़ें थी ना वो फैलाई जाती थी, और इनमें ज्यूज़ है जो उनके लिए लोगों में नफ़रत पैदा की जाती थी, मतलब ज्यूज़ के बारे में गलत छापा जाता था अखबारों वगैरह में। नाजीज वर्केट द माइंड्स ऑफ पीपल्स, नाजी जो है लोग थे ना, वो लोगों के दिमाग में काम करते थे। टेप देयर इमोशंस, उनकी जो भावनाएं होती थी उनको टैप करते थे। एंड टर्न देयर हैट्रेड एंड एंगर दोज मार्क एट अनडिज़ायरेबल, जो अनडिज़ायरेबल मतलब जो लोग उनको पसंद नहीं करते थे ना, जो चीज़ नाजी को पसंद नहीं करते थे, मतलब जो चीज़ नाजी को पसंद नहीं थी, ठीक है, हिटलर को जो चीज़ें पसंद नहीं थी, उन सब के खिलाफ है वो जनता जो है उसको भड़काया जाता था, उकसाया जाता था, ठीक है। लोगों के जो माइंड सेट है वो तैयार करते थे इस तरह से। क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये इस तरह का जो प्रोपेगेंडा तैयार किया था कि जो चीज़ हिटलर के लिए सही नहीं है, जो उनके ग्रुप नाजी के लिए जो सही नहीं है, वो बहुत गलत है, उसको अनडिज़ायरेबल बोला जाता था, अनवांटेड। तो क्राइम जो है लोगों ने इसको पीपल शो द वर्ड थ्रू नाजी आइज, लोग जो है वो नाजी की आइज से उसको देखते हैं। स्पोक द नाजी लैंग्वेज, और स्पोक मतलब नाजी की भाषा बोलते हैं, ठीक है। एट टाइम्स इवन द ज्यूज बिगेन टू बिलीव इन नाजी स्टेरियोटाइप्स अबाउट देम्स, और एक टाइप जो लोग थे ना वो स्टीरियोटाइप्स हो गए थे। स्टीरियोटाइप्स क्या होते हैं? नेगेटिव थॉट वाले, किसी फिक्स चीज़ को सोच लेना, ठीक है। तो मतलब लोगों के अंदर जो नाजी है उन्होंने इतनी हिंसा फैला दी, लोगों के जो माइंड सेट थे उसको चेंज कर दिया। तो काफ़ी जो बहुत मतलब अच्छा ख़राब व्यवहार था उनका। तो इसको बोलते हैं कि ये एक क्राइम था, जो लोगों की भावनाएं थी, इमोशंस वगैरह थे ना उनके खिलाफ। तो ये ह्यूमैनिटी जो होती है, मानवता, ठीक है, मानवता जिसको बोलते हैं, ये उसके लिए बहुत ही गलत चीज़ की थी इन्होंने। तो इसको अगेंस्ट मानते हैं, क्राइम माना जाता है, ठीक है। कि नाजी जो लोग हैं उन्होंने काफ़ी गलत किया था मानवता के लिए, क्योंकि जो लोग इसके फेवर में थे उनको तो वो सही मानते थे, और जो इनके खिलाफ आवाज़ उठाते उनको वो मार देते। जो ज्यूज़ थे, जिप्सीज लोग थे, तो उन लोगों को इन्होंने गैस चैम्बर में डाल के मार दिया, और उनको बहुत गलत मतलब व्यवहार किया था उनके साथ में। नॉलेज अबाउट द हॉलोकॉस्ट, अब ये जो भी हॉलोकॉस्ट होता है, ठीक है, इनके बारे में नॉलेज कैसे मिलता है? हम लोगों ने जो भी कंडीशंस देखी थी, किस तरह से जर्मनी होती है, वर्ल्ड वार होता है, और जर्मनी के अंदर कंडीशन क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, रिपब्लिकन होता है, और उसके बाद में हिटलर जो होता है किस तरह से अपना एम्पायर क्रिएट करता है, अपने पावर को क्रिएट करता है, और उसके बाद में लास्ट टाइम उसका आता है। तो इस तरह से, ठीक है। तो ये हॉलोकॉस्ट, ये सब चीज़ें कैसे पता चलती है? इट वॉज ओनली आफ्टर द वॉर एंडेड, जब वॉर ख़त्म हो जाता है, द पीपल्स केम टू नो अबाउट द वॉट हैड हैपन, कि लोग जानना चाहते हैं कि क्या हुआ था। द ज्यूज़ वॉन्टेड टू वर टू नाउ, ज्यूज़ जो लोग हैं वो भी जानना चाहते हैं। एरोसिटीज़ एंड सफरिंग दे हैड एंड्यूरेड ड्यूरिंग द नाजी किलिंग ऑपरेशन, कि किस तरह से जो ज्यूज़ हैं उन लोगों के साथ में मतलब गलत व्यवहार किया गया था। और नाजी किलिंग ऑपरेशन, जो नाजी लोगों ने किलिंग ऑपरेशन, मारने का ऑपरेशन चला रखा था ना, कि जो भी ज्यूज़ है उनको ढूंढ ढूंढ के मारो, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को देखते हैं। दे जस्ट वॉन्टेड टू लिव, कि वो जीना चाहते थे, इवन इफ़ इट वॉज ए फ्यू हॉर्स, कुछ ही घंटों के लिए, टू टेल द वर्ड अबाउट द हॉलोकॉस्ट। और इससे वो जो वर्ड की हॉलोकॉस्ट पता चलती है कि उस टाइम मतलब लोग हैं वो
क्या क्या जानना चाहता है। जैसे आजकल हम लोग देखते हैं, अब हम इस हिटलर के बारे में पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर हो गया, स्टोरी बुक्स हो गया, तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं ना, तो ये इसका हॉलोकॉस्ट होता है, ठीक है, सोर्स, जिससे हम लोग इसके बारे में पता कर सकते हैं। तो उस टाइम भी कुछ ऐसी चीज़ें थी जिससे हम लोग नाज़ी और जो ज्यूज़ हैं उनके बारे में पता कर सकते कि क्या क्या कंडीशन रही होगी लोगों के बारे में। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।